तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? साइंस का है। डर लग रहा है? अरे डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो आज जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के क्वेश्चन पेपर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस कह लो कि भाई एग्जाम में उनको ये क्वेश्चंस डालने ही डालने, एक पेपर का लेवल टफ बनाने के लिए। ठीक है, तो टफ क्या और सिंपल क्या, हमने हर तरह के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किए हैं। हर एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। और जैसा हमें लगता है कि आप लोगों के स्कूल में भी जो हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है ना, जो भी क्वेश्चंस आने हैं बेटा, मैक्सिमम देख लेना इस क्वेश्चन पेपर में से होंगे, मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सुनना है। और बेटा आप लोगों को भी बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से कवर होने वाले हैं आपके हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर में से। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, फटाफट से नोट डाउन करते जाना। आप लोग भी बेटा फटाफट से नोटबुक और पेन अपनी टेक आउट या नोटबुक्स एंड पेन्स और यहाँ पर लिखते जाना साथ के साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि साइंस में भी तो अच्छा स्कोर करना है ना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि एग्जैक्टली है क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर। सम अप देख लेते हैं उसका। ठीक है, 39 क्वेश्चंस है मेरा इस क्वेश्चन पेपर में और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ऑप्शंस नहीं है आपके पास। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। सेक्शन बी जो है उसमें 6 क्वेश्चन हैं टोटल और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। फिर सेक्शन सी जो है, टोटल 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन सी जो है उसमें 7 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। और सेक्शन डी जो है उसमें 3 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। सेक्शन ई के अंदर भी 3 क्वेश्चंस है बेटा और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, तो ओवरऑल कोई भी चॉइस नहीं है। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप का आपका भी क्वेश्चन पेपर होगा, देखना स्कूल का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। The shortest distance measured from the initial to the final position of an object. एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सबको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ने यहां से, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना स्टार्ट हुआ, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो एक उसने डिस्टेंस कवर किया है ना। ये जो है ये बेटा एक डिस्टेंस, यहां से यहां तक का उसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, शॉर्टकट मारते हैं ना, है ना, क्या बोलोगे? अरे भाग के यहां से सीधा यहां जाता, इतना छोटा रास्ता था। तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की थी तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे सब्सटेंस को क्लासिफाई किया जाता है। देखो केमिकल कंपोजिशंस की बेसिस पे सब्सटेंस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, है ना। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे किसी भी सब्सटेंस को, है ना, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, पहला दे रखा है एलिमेंट, दूसरा दे रखा है कंपाउंड, तीसरा दे रखा है बोथ ए एंड बी कि भाई एलिमेंट और कंपाउंड दोनों, और चौथा दे रखा है नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि भाई किसी भी सब्सटेंस को क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट्स में कि भाई कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मिक्सचर नहीं है बट एलिमेंट और कंपाउंड तो है ना, तो ऑप्शन हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, सॉल SOL है, ये सॉल्यूशन नहीं सॉल बोला, ठीक है। सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सॉलिड कोलॉइड्स। Sol is a solid liquid colloid and gel is a liquid solid colloid. Sol is a solid solid colloid and gel is a solid liquid colloid. और उसके बाद बोला Sol is a liquid solid colloid and gel is a solid liquid colloid. अब देखो इन्होंने बोला है 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। सॉल और जेल के एग्जाम्पल्स क्या हैं? ठीक है, तो सॉल क्या होता है बेटा? जहां पर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड पार्टिकल्स वो किस में डिस्पर्स हो जाते हैं? लिक्विड्स में, यानी कि घुल जाते हैं। सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा सॉल। ठीक है, और जेल क्या होता है कि वहां पर लिक्विड जो है वो किस में डिस्पर्स हो जाता है? सॉलिड में, यानी कि लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में, तो वो होता है जेल।
ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हुआ? सॉल इज अ सॉलिड लिक्विड कोलाइड एंड जेल इज अ लिक्विड सॉलिड कोलाइड। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg। एक क्रिकेट प्लेयर है, वो बॉल को कैच कर रहा है, उस बॉल का मास कितना है? मास गिवन है बेटा 0.1 ग्राम, नॉट ग्राम, किलोग्राम। इतनी भी हल्की नहीं है बॉल, थोड़ी हुई फिर वो ठीक है। उसकी स्पीड कितनी गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम इज, अब क्रिकेट प्लेयर है, वो उसने कैच किया बॉल, यानी कि बैट्समैन ने हिट की होगी। अब जब बैट्समैन ने हिट की तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब बैट्समैन ने हिट की तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है? नहीं पता। और जब बॉलर ने उसको कैच कर लिया तो 0 हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी, है ना? अच्छा नहीं, इनिशियल वेलोसिटी थी तो रखिए 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बॉल यहां से यहां आई, ठीक है, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल जो है वो 0 हो गई। तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है यहां पर। तो यहां मोमेंटम की बात हो रही है ना? मोमेंटम क्या होता है बेटा? कि भाई कितनी क्वांटिटी में कोई भी मोशन पोजेस हुआ है वो मोमेंटम होता है, कि कोई भी मोशन हुआ है और कितनी क्वांटिटी में हुआ है वो मोमेंटम है। अब यहां पर ये मोशन हुआ है, यहां से यहां तक गया है, तो मोमेंटम चेंज हुआ है ना? ठीक है, तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, इधर लिख लेते हैं इसको, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सिर्फ मोमेंट लिख रहे हैं आप, समझ लेना, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, अच्छा टाइम कितना दे रखा है यहां पर इन्होंने? 0.1 सेकेंड। टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब मोमेंटम चेंज हुआ है, यानी कि यहां से यहां तक गया है ना? तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले mv माइनस mu अपॉन t, क्योंकि मोमेंटम चेंज हुआ है ना, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा। अब हमने क्या किया? m कॉमन ले लिया और v माइनस u अपॉन t लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? m कितना है हमारे पास? यहां पर सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो भाई, गला खराब हो रहा है, वायरल चल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखना अपना। m कितना है हमारा? 0.1, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 और इनिशियल वेलोसिटी है 10, और टाइम कितना दे रखा है? 0.1 टाइम ही दे रखा है ना। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमको कितना मिला? -10, और फोर्स है तो न्यूटन्स होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? 10 न्यूटन्स का। आ गया समझ? 10 न्यूटन फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, ठीक। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा अब हम लोग। देखो, दो केमिकल्स हैं, टू केमिकल स्पीशीज X एंड Y कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट P। दो केमिकल स्पीशीज हैं जिनको कि कंबाइन किया केमिकली, ठीक है, दोनों को कंबाइन किया और उसे प्रोडक्ट P बनाया, यानी कि X और Y को कंबाइन किया और प्रोडक्ट P बनाया। तो ये दोनों क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। अब इन्होंने बोला है X एंड Y कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। X और Y को हम तोड़ नहीं सकते, ब्रोक डाउन नहीं कर सकते सिंपल केमिकल रिएक्शन से। तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट हुआ है ना, एलिमेंट, प्योर एलिमेंट जो होता है उसको हम सिंपल केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्या हाइड्रोजन को तोड़ सकते हैं? क्या कार्बन को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते ना, है ना। क्या हम आयन को तोड़ सकते हैं? ऐसे नहीं तोड़ सकते ना, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ये क्या हुए? X और Y, जब इनको, जिनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते बाय केमिकल रिएक्शन, दो सब्सटेंसेस आर नोन एज एलिमेंट्स। तो यानी कि X और Y क्या हो गए बेटा? एलिमेंट्स हो गए। X और Y क्या है?
एक्स एंड वाई एलिमेंट्स है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीशीज एक्स वाई एंड पी आर करेक्ट? पी इज कंपाउंड, ऑब्वियसली प्रोडक्ट है तो एक्स वाई मिलके तो पी बना रहे, तो कंपाउंड तो है, तो ये तो करेक्ट है। एक्स एंड वाई आर कंपाउंड, नहीं एक्स और वाई कंपाउंड थोड़ी है, एक्स और वाई तो एलिमेंट्स है। कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन दे आर प्योर एलिमेंट्स, तो ये तो गलत है। एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा एक्स और वाई एलिमेंट्स है। पी हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, बिल्कुल पी की फिक्स्ड कंपोजिशन है यहाँ पर, है ना, पी की कंपोजिशन जो है फिक्स्ड है। लॉ ऑफ कौन सा आएगा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर फिक्स्ड कंपोजिशन है ना इसकी, तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आ रहा है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब हमको बताना है, ये भी करेक्ट है, तो हमको बताना है इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। 1, 2 एंड 3 नहीं, 1, 3 एंड 4 है ना, तो 1, 3 एंड 4 इसमें नहीं आ रहा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन डी में हमारे पास दिया हुआ बेटा 1, 3 एंड 4, जो डी ऑप्शन है ना वो हमारा 1, 3 एंड 4 है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें ये पी कंपाउंड है, एक्स वाई एलिमेंट्स है और पी की फिक्स्ड कंपोजिशन है, ठीक है। ऑल राइट, तो देखो आप डी ऑप्शन जो है हमारा आंसर है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? उस मेटल का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में, बता सकते हो? मरकरी, ये तो छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, है ना, तो इसका आंसर होगा मरकरी, क्योंकि वो मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है, इसीलिए उसको थर्मामीटर्स में यूज किया जाता है ना। ऑल राइट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होती है कि भाई कितना डिस्प्लेस हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में, है ना, वो वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल। इट कैन ईदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव, समटाइम जीरो। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों हो सकती है। अभी हमने पीछे एक आंसर निकाला भी था, है ना, वेलोसिटी नेगेटिव में थी। When the body returns to its initial position, velocity can be zero. अब जब बॉडी जो है अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है, यहां से यहां पर, तो ये जीरो हो जाती है ना, बिल्कुल हो जाती है यहां पर आकर, ये भी सही बात है। एंड ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सारे करेक्ट हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या हुआ बेटा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को हम टिक करेंगे तो ऑल ऑफ दीज होगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें से कोई भी टिक कराओ तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होता है ना वही कंसीडर किया जाता है। अगर आपने इसके अलावा कोई भी टिक कर दिया तो बोलोगे अरे आंसर तो है ही उसका, तो वो नहीं होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होना जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अ पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट इन, ये क्या हो गया? ओके, अ पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ द हैंड वर डिसलोकेटेड। एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी 2 लॉन्ग बोन्स जो हैं वो डिसलोकेट हो गई, यानी कि अपनी जगह से वो हिल गई, ठीक है, बोन्स जो है वो डिसलोकेट हो गई। विच अमंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीजन? अब इसमें से हमें एक पॉसिबल रीजन बताना है। टेंडन ब्रेक हुआ है, टेंडन क्या करता है बेटा? टेंडन जो बोन होती है और मसल होती है ना, बोन और मसल को वो ज्वाइन करता है, ठीक है, जोड़ता है, ठीक है। तो अगर टेंडन ब्रेक हुआ होता तो स्प्रेन आया होता, कोई बोन थोड़ी टूटती, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल भी टूटी नहीं है ना। लिगामेंट, क्योंकि यहां पर तो इन्होंने बोन्स की बात की है ना, तो स्केलेटल मसल कैसे टूट सकती है? लिगामेंट ब्रेक, देखो लिगामेंट क्या करता है, एक येलो सब्सटेंस होता है जो बोन को बोन के साथ जोड़ता है, ठीक है, और उसको उसकी पोजीशन पे फिक्स करता है, ठीक है। तो लिगामेंट, ऑब्वियसली लिगामेंट ही ब्रेक हुआ है क्योंकि दोनों बोन्स जो है वो डिसलोकेट हो गई ना, तो बीच से लिगामेंट ब्रेक हुआ है, तभी दोनों बोन्स जो है वो ब्रेक हुई हैं, ठीक है, वो डिसलोकेट हुई हैं। ऑलराइट, तो इसका आंसर होगा लिगामेंट ब्रेक। एरियोलर टिश्यू ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक। तो आधे डॉक्टर तो आप बन गए, इतना तो अब आप कर लोगे, है ना भाई, सही में डॉक्टर नहीं बने हो, कहीं समझो कि आम डॉक्टर बन गए, इतने तो समझदार तुम हो,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हमें पता है कि न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ना, और एक्ट एज द साइट ऑफ डीएनए मटेरियल, और डीएनए मटेरियल जो भी वहां पर प्रेजेंट होता है उसकी साइट की तरह वो एक्ट करता है, वहां पर प्रेजेंट होता है, और जो होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ना, हिस्टोन प्रोटीन बनाता है, ये तो पता ही होगा आपको वहां पर, है ना। प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सम कंपोनेंट। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं और ये सब मिलके जो है न्यूक्लियस को फंक्शंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हियर इज शोन अ फिगर ऑफ न्यूक्लियस विद सम ऑफ इट्स कंपोनेंट लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी। यू कैन नेम दिस कंपोनेंट करेक्टली। ओके, तो ये ए क्या है बेटा? ए तो है, देखो यहां पर ये दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियोलस होता है। ए क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ए क्या है? न्यूक्लियोलस। उसके बाद बी, ये थ्रेड लाइक सब्सटेंस दिख रहा है ना, ये क्या होता है? क्रोमोटिन मटेरियल, क्रोमोटिन, है ना, फाइबर्स होते हैं। उसके बाद यहां पर ये वो दिख रहा है, मेम्ब्रेन दिख रही है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और डी क्या है? यहां पर ये सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है ये न्यूक्लियोप्लाज्म। आप देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर है। न्यूक्लियोलेंस तो कुछ नहीं होता, क्रोमोटिन, ये तो गलती हो गया। ए न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियस तो पूरा ही है ना। ए न्यूक्लियोलस, हाँ ठीक है, न्यूक्लियोलस है। बी क्रोमोटिन, ऑल राइट, ये भी करेक्ट है। सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट है। डी न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है जो हमने लेबल किया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इफ द टिप ऑफ द शुगर केन, if the tip of the sugarcane plant is removed from the field, एक मिनट बेटा, कहाँ गया क्वेश्चन पेपर ले लिया, ठीक है। इफ द टिप ऑफ द शुगर प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ। शुगर केन प्लांट, गन्ना जो होता है ना, फील्ड से उसका ऊपर का पार्ट जो है वो काट दिया, फिर भी वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसमें क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, लेटरल मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो उसके अंदर ऑब्वियसली इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो ग्रोथ और इलोंगेशन के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, क्योंकि भाई जो शुगर केन है वो तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो वो ग्रोथ और इलोंगेशन के लिए जो है वो, देखो जैसे मान लो यहां पर है ना, तो इसकी जो ग्रोथ होती है, ये जो इलोंगेशन होगा इसके बीच में, ये किसकी वजह से होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो अगर ऊपर का पार्ट काट भी दिया तो भी इलोंगेट होगा और इसकी ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है। तो लीव्स और इंटरनोड्स वगैरह की जो भी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। तो यहाँ पर शुगर केन का जो टॉप है वो रिमूव कर भी दिया, टिप जो है वो रिमूव कर भी दी, तब भी उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इन अ टेस्ट ऑफ बायोलॉजी अ फिगर ऑफ स्मूथ मसल लेबल्ड एज ABC। स्मूथ मसल है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स वगैरह में पाई जाती है ये, ठीक है। तो स्मूथ मसल का फिगर दिया हुआ और इसको लेबल किया गया ABCD। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ठीक है, फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मसल। इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं जिससे कि आपको दिख जाए और अच्छे से दिख रहा होगा अब आपको, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर भाई क्या हुआ है, एक देखो बायोलॉजी का टेस्ट हुआ जिसमें स्मूथ मसल को लेबल करना था, और ये ABCD ये इन चारों को लेबल करना था। 4 स्टूडेंट हैं PQRS, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और इसको लेबल किया, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट जो था वो ही इनका लेबलिंग जो है करेक्ट कर पाया, ठीक है। तो AB कैसे लेबल किया? देखो सबसे पहले A की अगर हम बात करेंगे तो ये डिस्क होती है, इस डिस्क को क्या कहते हैं बेटा?
इस डिस्क को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, ये डिस्क दिख रही है, ये दिख रहा है, ठीक है, स्ट्राइटेशन दिख रही है, स्ट्राइटेशन, इसको क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बी है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो बीच में एक सब्सटेंस होता है, इसमें जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना जेली लाइक सब्सटेंस, वैसे ही जो ये जो स्मूथ मसल होता है इसके सेल में सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद ये पूछा है डार्कन, ये जो डार्कन है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं ये, है ना, पता होगा। उसके बाद सी, ये है हमारा ब्रांच्ड फाइबर। ठीक है, ये क्या है, जैसे इस टाइप से फाइबर जा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा बेटा, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये जा रहा है, तो ये फाइबर की, ये इस तरह से जा रहा है, तो ये जो है ना, ये फाइबर की ब्रांच है, ये क्या है, ब्रांच्ड फाइबर, ब्रांच्ड फाइबर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लेबलिंग देख लेंगे और चेक कर लेंगे कि किसमें करेक्ट आंसर दे रहा है। तो पहला ही पहला ही हमें करेक्ट दे रखा है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शन जो भी दिए होंगे वो देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि पहले ही हमें करेक्ट मिल गया। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन भी हो गया। 12th देख लेते हैं अब हम लोग। स्विमिंग इज पॉसिबल बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो भाई स्विमिंग कैसे पॉसिबल हो पाती है? भाई देखो, यहां पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है कि एवरी एक्शन इन नेचर, कि नेचर में कोई भी एक्शन होगा, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है कि भाई स्विमिंग पॉसिबल होती है कि जब हम वाटर को जितने फोर्स से पीछे पुश करते हैं उतनी फोर्स से वाटर हमें आगे पुश करता है। ठीक है, हम पीछे की तरफ पानी को धक्का देते हैं तो पानी हमें उतनी तेजी से आगे की तरफ फेंकता है। ठीक है, फ्रंट की तरफ हमें आगे भेजता है तो इस तरह से स्विमिंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है। टाइनी पोर्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का लीफ है उसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं। इन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब कुछ इस तरह का होता है स्टोमेटा, है ना, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और किससे सराउंडेड होता है? ये बीच में स्टोमेटा है बेटा। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, आप कहीं सोचो ये पूरा स्टोमेटा नहीं, ये जो बीच में दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन कलर का, ये स्टोमेटा है। ठीक है, और ये क्या है? ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये क्या है? ये गार्ड सेल है, किडनी शेप के। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला है? स्टोमेटा सराउंडेड बाय द किडनी शेप गार्ड सेल प्रोवाइडेड मेनी वाइटल फंक्शंस टू द प्लांट। गला बहुत खराब हो रहा है बेटा, थोड़ा मैनेज कर लेना और अपना ध्यान रखना। सबको पता है वायरल तो सबको हो रहा है हमारी क्लास में, है ना। एक मिनट जरा पानी पी ले। नोट डाउन कर रहे हो ना सब लोग? गुड। तो यहां पर की भी बहुत सारे फंक्शंस जो हैं ये गार्ड सेल जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। स्टोमेटा जो भी टाइनी पोर्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ प्लांट, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा सराउंडेड बाय द किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स प्रोवाइडेड मेनी वाइटल फंक्शन टू द प्लांट। तो ये बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करता है। तो हमें ये बताना है कि स्टोमेटा इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं करता। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों, तो ये तो कर रहा है स्टोमेटा, है ना। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज चलता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, हाँ यहाँ पर वाटर लॉस भी होता है ना। एक्सेस ऑफ वाटर, भाई स्टोमेटा जो है अगर ये खुला रह जाएगा तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो वो भी कर रहा है स्टोमेटा। और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो सक्शन क्रिएट हो रहा है, जिससे जाइलम वेसल से वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर आ रहा है। तो यानी कि हेल्प्स टू क्रिएट प्रेशर फॉर द वाटर टू राइज अप अपवर्ड। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से तो ये भी स्टोमेटा कर रहा है। ABC तीनों तो प्रोसेसेस कर रहा है। चौथा क्या है? हेल्प द लीव्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, ये फंक्शन जो है स्टोमेटा नहीं परफॉर्म कर रहा। फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं ना। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को
ट्रैप करता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ। क्लिफ का मतलब चट्टान हो गई, ठीक है, कोई भी चट्टान हो गई छोटी सी। तो एक स्टोन को क्लिफ से नीचे फेंका, ऊपर से नीचे फेंका। इट्स स्पीड आफ्टर इट हैज फॉलन 100 मीटर। जब वो ऊपर से नीचे आया तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, 100 मीटर। 100 मीटर स्पीड नहीं थी, क्या बोल रहे हैं देखो, क्लिफ से यानी कि चट्टान से ऊपर से एक पत्थर को नीचे फेंका, और इट्स स्पीड आफ्टर इट हैज फॉलन 100 मीटर। तो 100 मीटर गिरने के बाद उसकी स्पीड क्या थी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो हमारे पास भाई ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता, वो हमको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आता है ऊपर से जब नीचे आता है ना, तो यहां पर u जो होता है वो 0 होता है, और v हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस कितना, उसने हाइट कितनी, ये हाइट है ना, यहां पर ये हाइट है, तो कितना हाइट है यहां पर बेटा, 100 मीटर। ठीक है, g कितना आएगा यहां पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, g कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं इसके अंदर। v इज इक्वल टू यू प्लस 2a 2gh लिख लेते हैं, 2gh। ठीक है, सॉरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 2, g की वैल्यू हो गई 9.8, और हाइट हो गया 100 मीटर, है ना। इसको थोड़ा यहां लिख लेते हैं, देखो कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये अगर हम करेंगे तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब लिखते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर हमको पता नहीं, यू स्क्वायर 0 हो गया, 2 इंटू जी कितना है 9.8, हाइट कितना 100 मीटर, है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो तुम्हारा 0 तो एज इट इज हो गया, 0 को तो छोड़ दो, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 98/10 इंटू 100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 2 इंटू 98 इंटू 100, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1960 इंटू 10 होगा, क्योंकि एक 0 काट दिया ना, तो v स्क्वायर हो गया 1960। अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, 1960 है ना, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, और जिसका पेयर बनेगा वो रूट के बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर आएगा। तो 2 8 जार 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, ये हो गया 0, है ना। 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 7 7 जार 49, 10 जार 2 5 जार, और यहाँ आ गया 5। तो अगर आप देख सकते हो कि 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, है ना। 2 का पेयर बन गया और 7 का पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बन गया वो तो बाहर आ जाएंगे, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर आएंगे, तो 5 2 10। तो आंसर कितना मिला हमें, v की वैल्यू कितनी मिली है, 14 रूट 10। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना रूट 10 की वैल्यू को पुट करके, तो बेटा आंसर आ जाएगा 44.2। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 44.2। ऑलराइट, इसे आगे सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल्स मदर वॉज गोइंग टू मेक पिकल। राहुल की मम्मी जो है वो पिकल बना रही है, अचार बना रही है। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, वेजिटेबल्स को स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में कट किया। ठीक है, और फिर उसको कुछ देर के लिए सन में रख दिया। अब राहुल ये देख रहा था अपनी मम्मी की इन एक्टिविटीज को कि मम्मी ने क्या किया कि भाई वो सॉल्टेड वेजिटेबल्स जो थी उनको सन में रख दिया। तो राहुल ने अपनी मम्मी से पूछा, तो एप्रोप्रिएट आंसर इसमें से क्या होगा, आपको क्या लगता है। देखो, सो दैट द पिकल में गेट एक्स्ट्रा फ्लेवर, क्या पिकल जो है
कुछ इस तरह से रखा जाए कि उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाए, इस तरह से ऐसे रखने के बाद क्या उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाए इसलिए रखा मम्मी ने, या सो दैट कट वेजिटेबल में ऑब्जर्व द विटामिन डी, जो कट वेजिटेबल है वो विटामिन डी ऑब्जर्व करे और एज अ न्यूट्रिएंट सनरेज में, या कि जो वेजिटेबल है वो वाटर लॉस हो जाए उसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस और इवेपोरेशन के प्रोसेस से और वो ड्राई हो जाए। ऑब्वियसली भाई सुखाने के लिए तो रखा जाता है, ये तो सभी को पता होगा, बड़ा कॉमन सा आंसर है ना। आगे देख लेते हैं। A particle is moving in a circular path of radius r after completing a round of circle. एक पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो जब उसने एक सर्कल का पूरा एक राउंड कंप्लीट किया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, यहां से आया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म हो गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट 0 आंसर लिखेंगे। जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म होता है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। डिस्टेंस कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सब हो सकती है। ठीक है, ऑलराइट। तो 16 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए बेटा। अब देख लेते हैं जरा असर्शन रीजन देख लेते हैं। अगर ए और आर दोनों ट्रू हुए, ठीक है, ए हम कब टिक करेंगे जब ए और आर दोनों ठीक हो और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का। ठीक है, बी हम कब लिखेंगे जब ए और आर दोनों ट्रू हो लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ए का। सी हम कब लिखेंगे जब ए ट्रू होगा लेकिन आर फॉल्स होगा, और ए कब लिखेंगे जब ए फॉल्स होगा और आर ट्रू होगा। डी हम तब लिखेंगे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0 इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज नॉट 0। कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है तब भी जब उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 0 नहीं है। अब अगर मान लो आप यहां से यहां तक गए, ए से बी तक गए और ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, पहले ए से बी तक गए फिर बी से ए तक आए, तो 5 किलोमीटर यहां आपने कवर किया और 5 किलोमीटर यहां कवर किया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, है ना 10 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आए तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता है ना भाई। यहां से स्टार्ट किया, यहां तक गए फिर वापस से यहां आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 हो सकता है तब भी जब डिस्टेंस 0 ना हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द, नहीं डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो यहीं पे ये जो है गलती पकड़ में आ गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन पेपर है, सी कर देना इसका। ठीक है, क्योंकि सी में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स बोला हुआ है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसका सी टिक करना। नेक्स्ट बोला है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जब एक कोलाइडल सॉल्यूशन से एक बीम, लाइट की बीम जो है उसको पास किया गया, ठीक है, और वो कहां पर प्लेस किया गया, डार्क प्लेस में, तो जो पाथ होगा बीम का वो विजिबल होगा, ऑब्वियसली विजिबल होगा, टिंडल इफेक्ट होगा, है ना। लाइट गेट स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है कि स्कैटर्ड लाइट जो है वो स्कैटर्ड होगी कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से, जिसकी वजह से टिंडल इफेक्ट जनरेट होता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस, बिल्कुल सही बात है। एक ग्लास में, एक पानी में हमने सॉल्ट को मिक्स किया तो होमोजीनियस सॉल्यूशन ही तो हुआ वो। ठीक है, रीजन क्या है, अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस, नहीं भाई सेम कंपोजिशन होगी तभी होमोजीनियस होगा। ठीक है, तो असर्शन तो ठीक है बट रीजन गलत है, तो इसका भी सी हो जाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, देखो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, वो क्या होता है बेटा कि भाई जब यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं है, वो कोई भी दो बॉडीज हो सकती है कहीं पर भी, तो यहां मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो असर्शन तो ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स,
जी की वैल्यू जो है, क्योंकि कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, जी की कांस्टेंट, जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻19 है ना, सॉरी -11 नॉट 19, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला यही होता है ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये जो वैल्यू है वो सेम रहती है थ्रू आउट द यूनिवर्स, ये चेंज नहीं होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे ए। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं। देखो सेक्शन बी में हमारे पास 6 क्वेश्चंस गिवन है बेटा, है ना, 1 2 3, हाँ 6 क्वेश्चंस गिवन है और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, गिव वन यूजफुलनेस ऑफ ईच। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये बताना है। देखो बेटा देखो लेटेंट, इन क्वेश्चंस को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि पीछे ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हम बात कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। ऑलराइट, पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर लेते हैं, है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert solid substance into liquid, कि भाई किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपने ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके मेल्टिंग पॉइंट पे किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट में हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको चाहे आप अंडरलाइन कर देना बेटा, और इसका एग्जाम्पल लिख देना, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, ठीक है, वो तो आप लिख दोगे। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। और देखो ये यूजफुलनेस हो जाएगी इसकी कि भाई आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की भी डेफिनेशन सेम है बेटा, बस यहां पर सॉलिड सब्सटेंस को हटा के लिक्विड कर देना और लिक्विड को हटा के गैसियस कर देना, ठीक है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी जगह हम लिख देंगे बॉइलिंग पॉइंट, बाकी पूरी सेम रहेगी। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट liquid substance into gas, ठीक है, at its boiling point, उसके boiling point पे, ठीक है। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे जब उसको हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो कितने अमाउंट में हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस जितने अमाउंट में हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। और इसको भी आप अंडरलाइन कर देना बेटा। और इसका एग्जांपल क्या दोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जैसे बेकिंग हो गया कुकिंग एट होम हो गया, ठीक है,
स्टीमिंग हो गया, मम्मी इडली बनाती हैं तो इडली का पहले बैटर होता है, जब उसको स्टीम करते हैं तो उस बैटर में से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो इवोपोरेट हो जाता है, ठीक है। देखो गला बहुत खराब हो रहा है, एक्चुअली बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो सबको इन लोगों को पढ़ाना पड़ता है, 10-10 घंटे क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो अपना, क्योंकि वायरल चल रहा है और हमारा तो तब तक ये ठीक नहीं होगा, अभी तो पूरा जब तक हाफ ईयरली चल रहे हैं रेस्ट ले नहीं सकते हैं, तो ये चलेगा, अपना ध्यान रखना लेकिन, ठीक है बेटा। देखो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में आप बेकिंग का लिख देना, केक बनाता है तो केक का बैटर होता है, उसको ओवन में डालते हैं तो फ्लफी केक में, तो वहां जो वाटर है वो वेपोराइज हो गया है ना, और स्टीमिंग लिख देना, तो ये इसके यूजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो नोट डाउन कर लो सब लोग, फटाफट से नोट डाउन कर लिए बेटा सब लोगों ने। ओके आगे देख लो, अब इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 सेकेंड। एक बस है, उसने अपनी स्पीड जो है वो डिक्रीज की, ठीक है। कितनी थी पहले? 80 km/h थी, फिर उसको डिक्रीज किया, कितने पे आ गया? 60 km/h, और कितने टाइम में डिक्रीज किया? 5 सेकेंड में। इसकी एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पर हमें 2 वेलोसिटीज दिख रही हैं, तो यहां अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जिसको कि हम u बोलते हैं, वो है 80 km/h। टाइम हमें सेकंड में दे रखा है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर होते हैं, है ना। और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब इसको km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना मिला? 5/18 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा होगा 1 km/h इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो km/h को जब आप कन्वर्ट करोगे, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो km/h की जगह मीटर पर सेकेंड में ये लगा दो सीधा 5/18, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आ गया 4000/18, तो 22.22 मीटर पर सेकेंड हमको मिल गया इनिशियल वेलोसिटी इसकी, ठीक है। इसको जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 22.22 मीटर पर सेकेंड हमको मिल गया। यहाँ डेसिमल लगा हुआ है बेटा। अब फाइनल वेलोसिटी हम देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? v कितना दिया हुआ है हमको? 60 km/h। 60 का मतलब इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 × 5/18, है ना। तो यहां हो जाएगा 4000/18। सॉल्व किया तुम लोगों ने? किसी ने? कितना मिल रहा है? 16.67 ना। अच्छा यहाँ तो 3000 हो जाएगा ना, 5 6 जा 30 होता है, 300 हो जाएगा। यहाँ पर भी 400 होगा, और यहाँ पर गलती से एक 0 ज्यादा लगा दिया बेटा, तो यहाँ 300 लिख लेना, ठीक है। तो कितना मिला इसका? 16.67 ना, 16.67 मीटर पर सेकेंड। बस अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। कितना होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है 16.67 माइनस 22.22 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ? 5, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके कितना मिल रहा है? 5.55 ना, माइनस 5.55 अपॉन 5। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको मिल रहा है यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमको मिली है माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब, रिटार्डेशन ब्रेक सप्लाई करते हैं तो रिटार्डेशन होती है ना। लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो रिटार्डेशन हो रही है। यानी कि रिटार्डेशन में हमारी फाइनल वेलोसिटी कम होती है और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है,
ब्रेक लगा रहे हैं तो पहले खूब स्पीड से गाड़ी चल रही है, फिर धीरे धीरे स्लो हो रही है ना, तो वो रिटार्डेशन है। फाइनल वेलोसिटी कम और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर। ठीक है, तो ये नोट कर लिया ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर। मास ऑफ ग्लूकोज और मास ऑफ वाटर हमें निकालना है। रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम सॉल्यूशन, दे रखा है 250 ग्राम, जिसमें कि 25% उस सॉल्यूशन में ग्लूकोज है। वो जो 250 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है ना, उसमें 25% जो है वो ग्लूकोज है सॉल्यूशन में। तो हमें मास ऑफ वाटर और मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है। ठीक है, देखो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। मास परसेंट दे रखी है, कितने दे रखी? 25% दे रखा है हमें। परसेंटेज का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये परसेंटेज में गिवन है, तो सीधा 25 लिखेंगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट हमको नहीं पता। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन का मास दे रखा है 250 ग्राम और 100 यहां लिख देंगे। देखो बेटा, सॉल्यूट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है? देखो सॉल्यूट क्या होता है? जो भी डिसॉल्व होना होता है, जैसे शुगर वाटर में डिसॉल्व होगी, घुलेगी, तो शुगर क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर सॉल्वेंट है, वो उस शुगर को अपने में डिसॉल्व करेगा। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर सॉल्वेंट है जो उस शुगर को अपने में डिसॉल्व करेगा। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है कि जब हमने वाटर को और शुगर को डिसॉल्व किया तो उससे जो हमें एज अ प्रोडक्ट मिला वो हमें क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। बात समझ आई? तो शुगर क्या हुआ? सॉल्यूट, वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट, और शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन हमें मिला फाइनली प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट, दोनों को मिक्स करने के बाद। ठीक है, ऑलराइट। तो अब ये हमने क्या किया बेटा? 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, 25 को इधर ले गए, तो 25 इंटू 25 और ये वाला 10 जो है ये नीचे आ गया, तो यहां मिला हमें मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये कितना मिल गया? 625 अपॉन 10। तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ ग्लूकोज में लिख लो सीधा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है ना? ठीक है, मास ऑफ ग्लूकोज, तो ये कितना हो गया मास ऑफ ग्लूकोज? ऐसा करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, यहां इक्वल टू साइन। अब कितना मिल गया? 62.5 ग्राम। मास ऑफ ग्लूकोज कितना मिला? 62.5 ग्राम। ठीक है, हमें मास ऑफ वाटर निकालना। अब देखो कितने आराम से निकल जाएगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ग्लूकोज, जिसको कि आप क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, ये लिख सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, हमने एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है बेटा, कितना है? 250 ग्राम्स मास ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ वाटर आपको फाइंड आउट करना है, और अभी आपने मास ऑफ ग्लूकोज निकाला था। ग्लूकोज का मास कितना मिला था बेटा? 62.5 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको यहां लेके जाएंगे तो सीधा ऐसे लिख देते हैं, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 250 ग्राम माइनस 62.5 ग्राम्स, कितना हो जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करो 250 ग्राम्स में से 187.5 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर सही मिला है ना? ठीक है, मास ऑफ वाटर हमको कितने मिल गया? 187.5 ग्राम्स हमें मास ऑफ वाटर मिल गया। बात समझ आई? ठीक है, तो बेटा आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, और आई होप आप सब लोगों ने कर लिया होगा, है ना? ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, है ना भाई। लाइसोसोम्स को स्कैवेंजर्स क्यों बोला जाता है? देखो, स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है? सफाई करने वाला। स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है? सफाई करने वाला। तो लाइसोसोम्स को सफाई करने वाला क्यों बोलते हैं, स्कैवेंजर क्यों बोलते हैं? बेटा, लाइसोसोम्स के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी भी सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर करता है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, उनको सीक्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब वो जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं, तो वो जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर किया, जिसकी वजह से सेल को प्रॉब्लम हो सकती है या सेल डैमेज हो सकता है, तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको क्लीन आउट कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। और इवन जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, लाइसोसोम्स उनको भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रेसली शेक इट्स ब्रांच। किसी भी ट्री की अगर हम ब्रांच को विग्रेसली शेक करते हैं, बहुत तेजी से हिलाते हैं, तो कुछ पत्ते जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? देखो बेटा, लीव्स जो होते हैं, लीव्स में जब ट्री जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो लीव्स जो है भाई उसके अंदर कुछ इनर्शिया है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, लीव्स के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने ट्री को विग्रेसली शेक किया, तो जो लीव्स हैं वो रेस्ट की पोजीशन में है, तो वो क्या करेंगे, वो जो उस टाइम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है उसको वो रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, उसको वो रेजिस्ट करेंगे और अपनी पोजीशन पे वहीं उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि ये जो है ये एक ब्रांच है और यहाँ पर लीफ है, तो यहाँ पर अब इस ब्रांच को हिलाया तो ये जो लीफ है ना, ये अपनी पोजीशन पे रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है, तो ये अपनी पोजीशन को पे रहने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा। तो अब क्या हुआ, ब्रांच जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है, जैसे ही ब्रांच अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ये जो लीफ है ये डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ब्रांच ने अपनी पोजीशन चेंज की और लीफ जो है वो डिटैच होके वहां से नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसीलिए लीफ जो है वो डिटैच हो जाते हैं ट्री से जब उसको विग्रेसली शेक किया जाता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स विद एग्जांपल। टेंडन्स में और लिगामेंट्स में हमें डिफरेंस बताना है। टेंडन एंड लिगामेंट। ओके, तो टेंडन की और लिगामेंट की अगर हम बात करेंगे तो बेटा टेंडन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल सब्सटेंसेस होते हैं। टेंडन्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो लिगामेंट्स होते हैं वो इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होते हैं। लिगामेंट्स इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। दोनों का पहला एक एक डिफरेंस हमने लिख लिया। सेकंड, हमको पता है टेंडन्स क्या करते हैं, ये मसल और बोन को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन मसल एंड बोन, ज्वाइन मसल एंड बोन। और लिगामेंट क्या करती है बेटा, बोन को बोन से ज्वाइन करती है, ज्वाइन बोन टू बोन, ठीक है, बोन को बोन से ज्वाइन करती है और उसको एक पोजीशन में रखती है, हेल्ड इन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, थर्ड हम क्या लिखेंगे इसमें? थर्ड कि भाई देखो ये किससे बने होते हैं, जो टेंडन्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये व्हाइट फाइब्रस सब्सटेंसेस से बने होते हैं, ठीक है। और जो लिगामेंट्स होते हैं ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्ड with white fibrous
टिश्यूज, ठीक है। और ये किससे बने होते हैं? फॉर्म्ड विथ येलो फाइबरस टिश्यू, ठीक है। व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू लिख लेना आप लोग इसमें, ठीक है। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, यहां लिख लेना बेटा कनेक्टिव टिश्यू। और येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू लिख लेना यहां पर भी। ठीक है, इतना काफी है। अगर कुछ और भी लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है। और इट मेनली कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर। इसमें कौन से फाइबर होते हैं? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर ठीक है। और ये ठीक है, किससे बना होता है? कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर से। RE लगा देना यहां पर। ऑलराइट, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये 4 हमने लिख दी। अगर 3 नंबर का आता है तो भी आप इसमें सेफ है, और 2 नंबर का आएगा तो 3 लिख के आना। अगर 2 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट एटलीस्ट लिख के आना बेटा। और अगर 4 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिख के आना, ठीक है। 4 पॉइंट्स हमने मेन कर लिया यहाँ पर। तो ये हमने सेक्शन बी पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सेक्शन सी अब हम लोग देख लेते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग और साथ के साथ इसे करते जाएंगे। अब ये जो सेक्शन सी है ना बेटा, इसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको लिखेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक है, पहले तो हम सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, ठीक है। तो एक एथलीट है, वो 1 राउंड लगा रहा है इसका 40 सेकेंड में। इसका डायमीटर कितना गिवन है? इसका डायमीटर गिवन है 200 मीटर्स, ठीक है। कितना गिवन है? 200 मीटर्स इसका डायमीटर गिवन है। और यहां से यहां तक 1 राउंड वो लगा रहा है 40 सेकेंड में, ठीक है। तो डायमीटर कितना गिवन है बेटा? 200 मीटर। रेडियस कितना हो गया? 100 मीटर, ठीक है। और 1 राउंड कितने टाइम में लगा रहा है? 1 राउंड ये लगा रहा है 40 सेकेंड्स में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो करेगा 2 मिनट 20 सेकेंड में, वो कितना डिस्प्लेस होगा और कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि राउंड कितने लगा रहा है। जितने राउंड लगाएगा उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 राउंड 40 सेकेंड्स में लगा रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितने राउंड्स लगा रहा है? टोटल राउंड्स, पहले तो हम टाइम ले लेते हैं, टाइम ही लिख लेते हैं। टाइम कितना है बेटा? 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, है ना। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट का मतलब 60 प्लस 60, 60 मिनट प्लस 60 मिनट, है ना। 2 मिनट्स हो गया, नॉट 60 मिनट, सॉरी। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, तो 60 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, ठीक है, 2 मिनट हो गया। और प्लस 20 सेकेंड हमको दे रखा है, तो कितना हो गया? 140 सेकेंड हमको मिल गया, है ना। टाइम कितना ले रहा है वो? टोटल इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 140 सेकेंड्स ले रहा है, ठीक है। तो टोटल राउंड की अगर हम बात करें, टोटल डिस्टेंस भाई, टोटल टाइम अगर हम देख रहे हैं कैपिटल टी और 1 राउंड का हम स्मॉल टी कंसीडर कर लेते हैं, तो कितना? 140/40, है ना। कि भाई टोटल इतना टाइम वो ले रहा है, इतने टाइम में कितने राउंड लगा रहा है,
तो एक राउंड अगर 40 सेकेंड में पूरा कर रहा है तो इतने सेकेंड में उसने कितने राउंड्स लिए हम देख लेते हैं। तो मिल जाएगा 3.5 राउंड्स, यानी कि इतने मिनट में कितने राउंड्स उसने लगाए, 3.5 राउंड। तो पहले हम क्या करते हैं, हम एक डिस्टेंस कवर कर लेते हैं कि मान लो यहां से उसने दौड़ना शुरू किया है ना, यहां से दौड़ना शुरू किया, एक राउंड उसने लगाया, तो भाई यहां पे लगाया तो ये तो सरकमफ्रेंस हुई ना, बाउंड्री पे दौड़ रहा है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है बेटा, डिस्टेंस सरकमफ्रेंस, एक ही बात हो गई। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड 2 पाई आर, है ना। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और रेडियस कितना है हमारा 100 मीटर, 100 हमने लिख लिया, तो 440/7 डिस्टेंस मीटर से इसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। 4400 मीटर से इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल अगर एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है तो इतने राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्या करेंगे इसको, डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स, है ना। 3.5 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक राउंड को हम 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना मिल गया 0.5, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो सिंपल अगर हम करेंगे इसको तो 5 के साथ नीचे 10 आ जाएगा, ये कट गया है ना, तो कितना मिला 2200 मीटर डिस्टेंस जो है इसने कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2200 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। हमने देख लिया कि भाई 3.5 राउंड्स लगाए और कितना डिस्टेंस कवर किया, 2200 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया। अब नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि अगर आप ये देखो बेटा इसके अंदर, तो पहले तो एक राउंड लगाया उसने, 3.5 राउंड लगाया ना, ये तो एक राउंड हो गया, यहां रुका, फिर दूसरा एक और राउंड लगाया, यहां रुका, कंप्लीट राउंड लगाया, फिर तीसरा एक कंप्लीट राउंड लगाया, फिर उसके बाद हाफ 0.5 ना हाफ राउंड लगाया, यानी कि वो हाफ राउंड लगाने के लिए वो यहां से दौड़ा यहां तक। तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये ही तो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, सीधा लिख दो डिस्प्लेसमेंट मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो गया इसका 2200 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया, ऑल राइट। तो ये हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया, ये वाला एक, है ना। आगे देख लेते हैं, समझ आ गया ना सबको, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द एपिथेलियल टिश्यू एंड इट्स टाइप। एपिथेलियल टिश्यू कह लो, एपिथेलियम टिश्यू कह लो, एक ही बात है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, जो भी सरफेस होता है उसको कवर करता है ना। ह्यूमन जो एनिमल की बॉडी होती है ना, जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है उनको कवर करता है, ठीक है। जो भी ट्यूब्स होती हैं, जो भी कैविटीज होती है उनको लाइन अप करता है ना, और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए जो एपिथेलियम टिश्यू है या एपिथेलियल टिश्यू है, इसको क्या बोला जाता है, कवरिंग। इसको क्या बोलते हैं, कवरिंग और लाइनिंग टिश्यू भी कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू को, क्योंकि कवर अप कर रहा है ना। अब इसके करेक्टर्स चाहे लिख देना साथ में, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो करेक्टर्स लिख देना कि पहला करेक्टर आप लिख दोगे कि भाई जो भी सेल्स होते हैं इसके टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं तो स्मॉल अमाउंट में इसमें जो है सब्सटेंस की जरूरत होती है कि भाई इनको वो जोड़ सके, ज्वाइन कर सके, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें कि दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिंग मटेरियल बिटवीन देम, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो कम है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि वस्कुलर होने की वजह से इसमें वेन्स नहीं होते हैं,
ठीक है, इसमें वेजल्स नहीं होते हैं, वस्कुलर होता है ये, तो इसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये, तो इसमें जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके टाइप्स लिख देंगे एपिथेलियल टिश्यू के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सिंपल स्क्वामस हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया, कॉल्यूमिनर हो गया, सिलिएटेड हो गया, ग्लैंड्यूलर हो गया, है ना, क्यूबॉइडल हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे टाइप्स लिख देना, और अगर ज्यादा मार्क्स का आएगा तो इसको एक्सप्लेन भी कर देना। ऑलराइट, ठीक है, आगे देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इन टेबुलर फॉर्म। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को हमें टेबुलर फॉर्म में डिस्टिंग्विश करना है, सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि इसको सॉल भी बोलते हैं बेटा। सॉल आएगा तो समझ लेना कोलाइडल सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और उसके बाद हम लिख लेते हैं सस्पेंशन। अब देखो, जो सॉल होता है और सस्पेंशन होता है, ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कौन से मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये भी और ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन और सॉल दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सेकेंड, इसके अंदर जो बीम होती है, लाइट बीम जो होती है, वो जो भी लाइट की जो भी बीम होती है उसको स्कैटर करता है। ठीक है, तो लाइट जो है, लाइट की बीम अगर स्कैटर होगी तो टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, देखो ये जो भी लाइट की बीम होती है उसको स्कैटर करता है और टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करता है, जनरेट करता है। यहाँ पर लाइट बीम जो है स्कैटर नहीं होती है तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, वैसे सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे, दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट, दे स्कैटर beam of light and show Tyndall effect। ठीक है, यहां पर they do not scatter, they do not scatter beam of light and show टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन में भी आप ये लिखोगे और सस्पेंशन में भी आप सेम लिखोगे। ठीक है, सेम लिखोगे ट्रू सॉल्यूशन वाला, ये सेम मत लिख देना, इसी को यहां पर लिख देना। ठीक है, हम यहां पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक काम करते हैं। देखो टेक्नोलॉजी का फायदा है ना, इसमें भी हमने सेम पॉइंट लिख दिया, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसमें क्या होगा बेटा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, देखो जो हमारे सॉल्व होते हैं ना, ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं, देखने में स्टेबल लगते हैं लेकिन होते नहीं है, दे आर क्वाइट स्टेबल। ट्रू सॉल्यूशन वेरी स्टेबल, ट्रू सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, और ये अनस्टेबल होते हैं, सस्पेंशन दे आर अनस्टेबल। एग्जाम्पल सॉल्व की क्या होंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ब्लड हो गया। एग्जाम्पल्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लड एक्सेट्रा। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में एग्जाम्पल क्या दोगे, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट एंड वाटर।
और यहां पर क्या एग्जांपल दोगे सस्पेंशन में? सस्पेंशन के अंदर सैंड इन वाटर, ठीक है, डस्ट इन एयर, तो इसका एग्जांपल दे देना सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है, और इसका एग्जांपल दे देना डस्ट इन एयर, और दूसरा एग्जांपल दे देना सैंड इन वाटर। मिक्स नहीं होता ना, वो सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाती है, मिक्स नहीं होती। तो सस्पेंशन का एग्जांपल दे देना सैंड इन वाटर, डस्ट इन एयर, ठीक है, और इसका शुगर एंड वाटर, और दूसरा सॉल्ट एंड वाटर। थोड़ा रफ लिखा है बेटा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा करेंगे तो, ठीक है। तो ये था, हमने इसमें डिफरेंस बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। एक इंजन है जिसका मास दे रखा है बेटा 8000 kg, ठीक है। अब वो जो इंजन है अपने पीछे पीछे 5 वैगन्स यानी कि 5 डिब्बों को खींच रहा है, और हर एक डिब्बे का मास गिवन है 2000 kg, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ये एक ट्रैक पे चल रहा है। अब इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और जो ट्रैक है वो 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन जो है वो ऑफर कर रहा है। तो हमें नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है, एंड फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 हमें फाइंड आउट करना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। एक बार समझना, पहले तो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 8000 kg इंजन, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ऑलराइट, देखो 8000 kg का इंजन हमें गिवन है यहाँ पर, कि भाई इंजन कितना है, इंजन का मास कितना है 8000 kg। तो हम वो लिख लेते हैं पहले, मास ऑफ इंजन कितना गिवन है 8000 kg, ठीक है। मास ऑफ 1 वैगन कितना गिवन है बेटा? एक वैगन का मास कितना गिवन है बताओ? 2000 kg है ना। तो मास ऑफ 5 वैगन कितना हुआ? क्या करेंगे? 5 से एक वैगन के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 5 इंटू 2000 कितना मिला? 5 वैगन का मास हुआ 10,000 kg, है ना। तो टोटल मास कितना हुआ? 10,000 kg प्लस 8,000 kg। 8,000 किसका? जो इंजन है उसका मास, और वैगन का मास हमने ऐड कर दिया, तो कितना मिल गया हमें? 18,000 kg, है ना। कितना मिल गया? 18,000 kg, इतना हमने लिख लिया अभी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला है अब इंजन जो है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? 40,000 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना, जो ट्रैक कितना फ्रिक्शन दे रहा है? 5,000 न्यूटन। हमें नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है ना। पहले हम नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकाल लेते हैं। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, भाई एक्सेलरेशन हो रहा है तो क्या करेंगे? 40,000 न्यूटन में से हम 5,000 न्यूटन माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भी कितना फोर्स जो है वो नेट जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो 35,000 नेट फोर्स जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। ये हमने निकाल लिया फर्स्ट का। सेकंड बोला है हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो अब F इज इक्वल्स टू M इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या निकालना है? A फाइंड आउट करना है, तो F अपॉन M हो जाएगा, है ना। फोर्स कितना निकाला है हमने? 35,000। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना निकाला है? 35,000। मास कितना है? टोटल मास 18,000। इसको कैंसिल आउट किया, हमें कितना मिला? इसको सॉल्व करके कितना मिला है? 1.94 मीटर, है ना।
ओके ये मिला ना, हाँ ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमें F कितना मिला है 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2, अब वेगन 1 जो है, फर्स्ट वेगन जो है सेकेंड वेगन पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। मान लो ये एक वेगन है, ठीक है, इसने फोर्स अप्लाई किया इस पर, इसको अपनी तरफ खींचा, तो ऑब्वियसली इसने जो आगे वेगन है उसको अपनी तरफ खींचा, तो पीछे वाले वेगन पे भी तो फोर्स कुछ अप्लाई होगा ना। तो टोटल 5 वेगन्स हैं, तो यानी कि पीछे कितने वेगन्स हुए 4, तो 4 इंटू 2000 कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, मास कितना है टोटल 8000 केजी, तो 8000 केजी मास के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहां पर फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2 डायरेक्ट लिखेंगे, फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। ठीक है, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है ना। टोटल मास हमने कितना निकाला बेटा, 4 वेगन का 8000 है ना, और ए हमने कितना निकाला है 1.94, बस ये लिख दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके कितना मिला है भाई 15,520 न्यूटन फोर्स हमें मिला है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप सब लोगों ने लिख लिया ना, कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना। ठीक है बेटा, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। नहीं नहीं, तुम लोगों को पॉज करने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं अब हम लोग। 33 में न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ये तो आप लोग लिख लेंगे है ना, ये तो लिख लोगे आप, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बुक से, तो बुक में ये दिया हुआ है, वहां से आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। अब हमें दिया है सेक्शन डी। एसी ऑन कर लेते हैं, गर्मी लग रही है तुम लोगों को। देखो, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें कमेंट करना है। ठीक है, यानी कि सेक्शन डी जो है हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि हर एक पार्ट एक एक नंबर का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। देखो, इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, ये हम लोगों को पता है कि हाँ भाई इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। कैसे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, देखो बेटा, देखो जब भी जैसे मान लो लिक्विड जो है जब वो इवापोरेट होता है तो कुछ एनर्जी लॉस होता है उसमें इवापोरेशन के टाइम पे, तो वो क्या करता है, वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है। जो हीट एनर्जी होती है ना उसकी सराउंडिंग में, एनर्जी की तो फॉर्म है, तो वो क्या करता है, वो उस हीट एनर्जी को गेन करता है। ठीक है, जब वो उस हीट एनर्जी को गेन करता है, ऑब्जॉर्व करता है, तो क्या होता है, उसने तो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ली, तो वहां से हीट चली गई, तो वहां पर कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपना आंसर भी लिखना होगा। विच गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी ड्राई आइस होती है। ठीक है, गैसेस आर कंप्रेसिबल बट नॉट लिक्विड। देखो, जो गैसेस होती हैं उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू लिक्विड वो कम होता है ना, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो जब इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं गैसेस के, तो उनको कंप्रेस करना इजी होता है, तो इसीलिए गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। ओके, व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, तब क्या होता है, जैसे हमने एसीटोन थिनर जो है, नेल पेंट रिमूवर जो है वो अपने हाथ में डाला, तो अब क्या करेगा, वो जो नेल पेंट रिमूवर है वो कुछ सराउंडिंग से एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व करेगा, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। जब सराउंडिंग से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो इवापोरेट जब वो होगा तो हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो उसका फील होगा। ठीक है, तो बस ये लिखना है। फाइंड बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल इन अ डार्क रूम इल्यूमिनेटिंग द पार्टिकल इन इट्स पाथ। टिंडल इफेक्ट के बारे में इसमें लिखना है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में लिखना है। क्या करो, क्या लिखोगे आप कि भाई जब बीम ऑफ लाइट जो है जब वो डार्क रूम के अंदर एंटर करती है तो उस रूम के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, कुछ स्मोक भी प्रेजेंट है ना। तो अब जब ये लाइट एंटर करती है तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसको स्कैटर करते हैं। ठीक है तो यहां पर पार्टिकल्स की वजह से लाइट जो है वो स्कैटर करती है, जिसकी वजह से कि वो हमें विजिबल होती है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये टिंडल इफेक्ट के बारे में लिखना है इसमें। ठीक है,
गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। वी गेट क्रंची एंड ग्रेन्युलर फीलिंग व्हेन वी च्यू पियर फ्रूट। पियर होता है ना, नाशपाती होता है, जब हम उसको खाते हैं तो हमें क्रंची क्रंची फील होता है ना, क्रंची फील होता है, ग्रैन्युलर दानेदार फील होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, जो पियर होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, स्केलेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्केलेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। अब वो छोटे छोटे होते हैं तो उनको स्टोन सेल्स भी बोला जाता है। तो उसकी प्रेजेंस की वजह से हमें जो पियर होता है वो क्रंची और ग्रेन्युलर फील होता है, ठीक है। स्केलेरेन्काइमा सेल्स के बारे में लिख देना। नेक्स्ट दिया है ब्रांचेस ऑफ ट्री मूव्स एंड बेंड फ्रीली इन हाई विड वेलोसिटी। देखो, जो जंक्शन होता है ब्रांचेस का, ठीक है, जो भी जंक्शन होता है ब्रांचेस का, वहां पर कॉलेनकाइमा टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब कॉलेनकाइमा क्या करता है? प्लांट को रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब कि भाई उसको मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ देता है कि वो सीधा खड़ा रहे, ठीक है, उसको स्टिफन करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी देता है। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब भाई हवा आए या कुछ भी आए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो टूटे ना। तो कॉलेनकाइमा जो उसके जंक्शंस पे प्रेजेंट होता है, जो प्लांट को रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं वो फ्रीली मूव करती हैं, चाहे हाई वेलोसिटी में विंड चले उसमें भी वो टूटती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ किटिन इन डेजर्ट प्लांट। क्यों थिक वैक्सी कोटिंग होती है? देखो, डेजर्ट में क्या होता है, सनलाइट जो होती है एकदम स्ट्रेट पड़ती है प्लांट के ऊपर। अब जो प्लांट का जो लीफ होता है बेटा, उसमें थिक वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है, थिक वैक्सी कोटिंग होती है। और छोटे छोटे जो लीव्स होते हैं ना, उसमें स्पाइन्स निकले होते हैं, कांटे कांटे से निकले होते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन नहीं होता। ट्रांसपिरेशन जो है तो बहुत कम हो जाता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वैक्सी कोटिंग होती है, ये वैक्सी कोटिंग भी एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस होने से प्लांट को बचाती है। अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर लॉस हो जाएगा तो डेजर्ट में प्लांट मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वैक्सी कोटिंग उसको सरवाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल सबरेन इन कॉक। अच्छा, ये वैक्सी कोटिंग का आप ये भी लिख देना कि भाई वहां पर क्योंकि पानी की भी कमी होती है, तो प्लांट के अंदर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहे और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट रहे, वहां पर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं वैक्सी कोटिंग की वजह से, ठीक है, ये भी मेंशन कर देना। प्रेजेंस ऑफ केमिकल सबरेन इन कॉक सेल्स। अच्छा, अब एक सब्सटेंस होता है सबरिन, जो कि जो प्लांट होते हैं उनके जो शेल्स होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। एक्चुअली होता क्या है, सबरिन इनपरमिएबल वैक्सी सब्सटेंस होता है। इनपरमिएबल मतलब सब्सटेंस को इन और आउट होने पे वो रोकता है, नहीं अलाउ करता। यानी कि जो भी कॉर्क होता है प्लांट का बेटा, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं और वो सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करते। अब ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो ये कौन से केमिकल्स की वजह से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं? सबरिन, ठीक है। तो वो सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करता कि भाई गैसियस एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज ये सब चलता रहे, ये सब प्लांट के कॉर्क में नहीं होता, प्लांट में ट्री के कॉर्क में नहीं होता, ठीक है। आगे देख लेते हैं, स्मॉल पोर्स इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में एक्सप्लेन कर देना इसमें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 5 मिनट। अ बॉल इज थ्रोन अप, एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका। अब जब उसको ऊपर फेंका तो वो बॉल जो है थ्रोअर के पास वापस नीचे आ गई और टोटल टाइम उसने नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने के लिए बेटा 5 सेकंड का टाइम लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पर बॉल है, ठीक है, यहां पर बॉल है, यहां से उसको ऊपर की तरफ फेंका, फिर ऊपर से उसको नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा? टोटल 5 सेकंड का टाइम उसको लगा, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि जिसमें बॉल को ऊपर फेंका गया था,
ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम हाइट कि कितनी मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंची है उस वेलोसिटी में। टोटल टाइम 5 सेकेंड का है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको टोटल टाइम लगा 5/2, क्योंकि एक हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया ना, नीचे से ऊपर तक का आधा डिस्टेंस, फिर ऊपर से नीचे तक का आधा डिस्टेंस। तो अभी हम सिर्फ नीचे से ऊपर तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट 5/2 सेकेंड्स हो गया। अब यहां पर u कितना है हमारा, हमें नहीं पता हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है। अब g कितना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो g हमारा माइनस में हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो v = u - gt वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर v भी है, g भी है और t भी है, हमें सिर्फ u फाइंड आउट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, u एज इट इज आ गया, g कितना आ गया 9.8 और टाइम आ गया 5/2। जब हम इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो सॉल्व कर लोगे इजीली, है ना, ठीक है। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी कि भाई कितना मैक्सिमम हाइट उसने रीच किया है नीचे से ऊपर जाने में। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर हाइट की बात हो रही है ना, तो v² = u² + 2gh वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ठीक है। माइनस में लगा देना, वैसे माइनस हम आगे चल के भी लगा ही रहे हैं। तो v की वैल्यू कितनी अभी हमने फाइंड आउट किया, 24.5 द होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज आ गया। g की वैल्यू नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो -9.8 होगी और हाइट डिस्टेंस जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा, 2.5 को हमें यहाँ पर 49/2 मिला था ना, तो वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। 24.5 की जगह हम लिख रहे हैं 49/2 द होल स्क्वायर माइनस, अब देखो इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 × 98/10 हमने कर दिया, तो 2 1 2 2 5 10, तो कितना मिल रहा है 98/5 जब हमने डेसिमल अरेंज किया इसका, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया बेटा, इसको फर्दर देखो, ये जो 98 यहाँ पर तो 0 है ना, यहाँ कुछ नहीं है ना, हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर v है। अब ये 98/5 h जो है हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं। जब इक्वल टू के दूसरी साइड ले गए तो यहाँ से माइनस का साइन हट गया, ये 98/5 h जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, = 2401/4। अब हमने h को यही रहने दिया और 98/5 को दूसरी साइड लेके आए इक्वल टू के, तो ये वैल्यू जो है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा। अच्छा, 2401/4 तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये वैल्यू रेसिप्रोकेट हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 12,005 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 392। सिंपल लॉन्ग डिवीजन से इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, तो 30.625 आपको डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मैक्सिमम हाइट भी निकाल ली। अब हमको नेक्स्ट निकालना है यहाँ पर कि भाई 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड इसकी पोजीशन क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 49/2 है ना, g कितना है -9.8, ठीक है, और टाइम हमारा 4 सेकेंड का अब हम ले रहे हैं। फॉर्मूला लगा रहे हैं h = ut + ½ gt², और सब जगह हमने वैल्यूज को पुट कर दिया और इन वैल्यूज को पुट करके आपको 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 98/5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। बस इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस है वो देख लेना, सिंपल कैलकुलेशंस है, ज्यादा कुछ टफ कैलकुलेशंस नहीं है। ऑल राइट, चलो नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने, आगे बढ़ जाए, आगे देख लेते हैं। देखो बेटा, ये हमने सेक्शन डी भी कवर अप कर लिया, ठीक है। अब हम सेक्शन ई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। दिस इज बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट हैं इससे, ठीक। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ द अर्थ, है ना। जी की वैल्यू मून पे अर्थ के 1/6 टाइम्स होती है, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg ऑन द अर्थ, तो मून पे कितना होगा भाई, 1/6 ऑफ 60 निकाल लो, कितना हो जाएगा 10 kg। मून पे वेट कितना होगा 10 kg, ठीक, ठीक है। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या बोला गया बेटा, आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर
या फ्लूइड के अंदर, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर फुली या पार्शियली इमर्स करते हैं तो उसमें से कुछ वॉल्यूम जो है वाटर का वो बाहर आएगा। अब जितने अमाउंट में वो वाटर जो भी डिस्प्लेस हुआ है, जितना भी वाटर डिस्प्लेस हुआ है, अगर उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है तब तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस फ्लूइड में फ्लोट करेगा, और अगर उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट से कम है तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस फ्लूइड में सिंक डाउन हो जाएगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बोला था। ठीक है, तो आप किस तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड फुली और पार्शियली एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स। ठीक है भाई, उस क्या एक्सपीरियंस करेगा, अपवर्ड बॉयंट फोर्स वो एक्सपर्ट करेगा, दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख लेना आप लोग, जैसा बुक में दिया डेफिनेशन वो डेफिनेशन लिख लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 38th क्वेश्चन। The scientist now say that there are actually 5 states of matter A, B, C, D, E, है ना। A has a fixed volume but no fixed shape. The state B can be compressed very easily by applying pressure and state C has a fixed shape. तो A तो हो गया हमारा लिक्विड, है ना, B हो गया हमारा गैशियस, C हो गया सॉलिड, है ना, D हो गया हमारा प्लाज्मा, और E हो गया हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, BEC, E हो गया हमारा BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। द स्टेट D is mixture of free electrons and ion whereas E is named after Indian scientist। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये हमने नाम बता दिए। A क्या है हमारा लिक्विड स्टेट है, B क्या है गैशियस है, C क्या है सॉलिड है, D is प्लाज्मा एंड E is BCE। ठीक है, BEC। Name one substance belonging to state C which can directly change into vapors on heating, which is what is the process known as। तो कौन सा सब्सटेंस है जो कि डायरेक्ट विच कैन डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, हीट करने पर डायरेक्ट वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हम अमोनियम क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है बेटा, इसका आंसर लिख देना अमोनियम क्लोराइड। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड जब डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट होता है तो वो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, और इसमें एग्जांपल आप अमोनियम क्लोराइड लिख दोगे। ठीक है, नेम द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस बिलोंगिंग टू ए। ए लिक्विड है तो यहां पर वाटर लिख लेना। ठीक है, नेम वन सब्सटेंस विच नॉर्मली बिलोंग्स टू बी बट हुज सॉलिड फॉर्म चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। बी से बिलोंग करता है सब्सटेंस जो है, लेकिन बिलोंग करता है, लेकिन ये जो है डायरेक्टली अपना स्टेट चेंज करता है। ठीक है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो ये भी आप लिख देना प्लाज्मा। ठीक है, अच्छा नहीं, बी से बिलोंग करता है ना ये, ओके, तो ये प्लाज्मा नहीं होगा। नेम वन सब्सटेंस विच नॉर्मली बिलोंग्स टू बी बट हुज सॉलिड फॉर्म चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसेस, हाँ इसका प्लाज्मा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 अब हम लोग देख लेते हैं। प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा हैव अनदर rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is complex substance and provides structural strength to plant. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. देखो, plant cell in addition to plasma membrane, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ प्लांट सेल जो है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी दूसरी रिजिड आउटर कवरिंग है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और इसकी रिजिड आउटर कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और बाहर होती है सेल वॉल। ठीक, अब प्लांट सेल जो है वो मेनली सेल्यूलस से कंपोज होता है। प्लांट सेल मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलस। सेल्यूलस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को।
ठीक है, तो जब लिविंग सेल वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, वाटर चला जाता है तो लिविंग सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो सेल के कंटेंट्स होते हैं वो सेल वॉल से दूर चले जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल से दूर चले जाते हैं। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल? प्रोटीन, लिपिड, लाइपोप्रोटीन, सेलुलोज। ऑब्वियसली सेलुलोज ही होगा इसका आंसर, है ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट बोला है चूज द करेक्ट स्टेट ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट इन्होंने बोली है सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करेक्ट है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ये भी करेक्ट है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी करेक्ट है। तो यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हम इसमें डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि जब एक लिविंग प्लांट सेल जो है वाटर को लूज करता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को यहां पर लिखा हुआ है प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट सेल? सेलुलोज। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। ठीक है, तो ये था हमारा साइंस का क्वेश्चन पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना सब लोग। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। और तुम लोगों ने भी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। Keep practicing, keep learning, and if you like our videos, then please like, comment, share, and subscribe our channel. Till then, bye.